हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। कोशिश करूंगी कि सारी की सारी जो आपकी अकाउंटिंग टर्म्स है एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो फर्स्ट टर्म है एंटिटी। ठीक है, एंटिटी का मतलब क्या है कि भाई अ इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिकली हमारा जो कोई भी यूनिट है, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट है, वो क्या करती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करती है, तो उसको हम बोलते हैं एंटिटी। या फिर हम बोल सकते हैं जो इन रियलिटी जो एंटिटी है उसका अपना क्या है, एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूंगी तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे टाटा कंपनी, टाटा है, रिलायंस है, ठीक है, HUL है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी एंटिटी है, या फिर हम इनको बिजनेस एंटिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर वे सारी की सारी एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है जिनका बेसिक पर्पज क्या है। इकोनॉमिक यूनिट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक यूनिट का मतलब है कि भी वे एक्टिविटीज करना जिसका पर्पज बेसिकली क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या, एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, एक ऐसी यूनिट जो क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करती है। और बेसिकली इकोनॉमिक यूनिट मीन्स भी जिसका पर्पज क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक यूनिट। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल लाइक हमारा टाटा, रिलायंस, ठीक है, इस तरह से आप और भी बहुत सारे लिख सकते हो एटसेट्रा। तो ये हमारी क्या है, इसको हम एंटिटी कहे या फिर बिजनेस एंटिटी कहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, तो ट्रांजेक्शन अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बेसिकली हमारा क्या, वही लेन देन करना। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है तो वो बेसिकली क्या कहलाए, एक तरह से ट्रांजेक्शन हम उसको बोल सकते हैं। जैसे हमने परचेज ऑफ गुड्स है, सेल्स ऑफ गुड्स है, ये क्या है, एक एक्टिविटी हुई है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफर हुआ है, जैसे गुड्स गया है तो पैसा आया है, या फिर उधार में हमने उसको सेल आउट किया है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है आपका, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर इकोनॉमिक इवेंट भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहे या फिर इकोनॉमिक इवेंट हम इसको कहेंगे, एंटर्ड इनटू बाय द टू पार्टीज। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड बाय द टू पार्टीज। इसमें हमारी दो पार्टीज हमारी क्या होगी, एंटर्ड होगी, दो पार्टीज। और बेसिकली इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, इन्वॉल्विंग ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम किसको कहेंगे, कोई भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, कोई भी हमारा इकोनॉमिक इवेंट्स है जिसमें हमारी दो पार्टी इन्वॉल्व रहेगी, और बेसिकली वे क्या करेगी, वे जो गुड्स है या सर्विसेज है, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करती हूँ बिजनेस ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या आएगा, जैसे भी सेल ऑफ गुड्स है, तो सेल ऑफ गुड्स हमारा क्या, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या फिर इकोनॉमिक इवेंट्स है। दो पार्टीज में इन्वॉल्व रहेगी, कौन, सेलर और जो खरीदने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टीज हमारी इन्वॉल्व है, और यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली एक्सचेंज हुआ है किसका, गुड्स का, या फिर ट्रांसफर ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज का। और इसी के साथ ही इसमें आपका अदर एग्जाम्पल है, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर्स, परचेज और सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सारी की सारी क्या कहलाएंगे, आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपकी बहुत हेल्प करेंगे ये नोट्स। जो अभी आप शॉर्ट नोट्स बना के चलोगे तो जब आप रिवाइज करोगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और जब बिल्कुल लास्ट टाइम में एग्जाम से 2-3 दिन पहले, तो ये जो शॉर्ट नोट्स है ना यही काम आएंगे, क्योंकि उस टाइम हम जो हमारी ये मोटी मोटी बुक्स है ना हम उनको नहीं उठा सकते। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना के चले। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ राइट डाउन करनी है। ठीक है, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपको नोट डाउन करने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अकाउंट। तो देखिए अगर मैं अकाउंट की बात करती हूँ तो अकाउंट बेसिकली क्या है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम बेसिकली कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अंडर अ पर्टिकुलर हेड। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, अंडर अ पर्टिकुलर हेड, कि भाई जैसे हमने जितनी भी परचेज की है तो हम ऐसे बना देंगे परचेज अकाउंट। ये हमने एक पर्टिकुलर हेड बना दिया। ठीक है, और ये अब इसके नीचे हम जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उन सबको क्या करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहलाता है, अकाउंट।
तो इट शो द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, यहाँ पे हमारी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका अमाउंट हम शो करेंगे इधर, एंड ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, और यहीं से हमें पता चलेगा कि भी जो ट्रांजेक्शन हमने की है उसका क्या इफेक्ट हुआ है, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, परचेज की अगर बात करते हैं, हमने परचेज ज़्यादा तो नहीं कर ली है या हमने परचेज कम की है, तो जो भी इफेक्ट रहेगा, जो भी डायरेक्शन रहेगी, वो हमें कहाँ से पता चलेगी, अकाउंट से। तो उम्मीद करती हूँ अकाउंट्स का मीनिंग भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। ठीक है, देखिए ये तीनों ही हमारा अकाउंट्स, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, मैंने साथ में इसको यहाँ पे राइट डाउन किया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। अकाउंट्स आप लोगों को समझ आ चुका है, तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है। अकाउंट्स में हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर हेड बनाया, एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया और उसके अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। तो अकाउंटिंग बेसिकली हमारी क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, भी अकाउंट्स के अंदर जो आप रिकॉर्ड करोगे तो एक प्रोसेस होगी, जैसे मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है कि भाई सबसे पहले हम जो हमारी ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने उसमें आपको एक कोड बताया था। ठीक है, अगर आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देखना, और जिन बच्चों ने उस वीडियो को देख रखा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में वह कोड जरूर बताना जो मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का क्या कोड है। ठीक है, तो जरूर मैं वेट करूँगी, चेक करूँगी कि भी फिर उससे मुझे पता भी चलेगा कि भी कौन बच्चे हैं जो रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए आप लोगों का ही फायदा है अगर आप फॉलो करोगे, तो कोशिश करूँगी कि भाई मैं आपका कंप्लीट सिलेबस है वो आपका करवाऊं, और इसी के साथ ही बिल्कुल कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे। और अभी जो मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, आप चाहो तो केवीएस का जो सिलेबस है उसको उठा के देख सकते हो, वहीं से मैं अभी आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर हमारा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो वे सारी की सारी टर्म्स मैं आपको कराऊंगी। और इसी के साथ ही ये जो आपका एचपीएससी का स्क्रीनिंग एग्जाम होगा उसके लिए भी हेल्पफुल है, और सभी जिसमें भी कॉमर्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिस भी एग्जाम में, सभी के लिए ये हेल्पफुल है। ये मत समझना कि ये सिर्फ केवीएस के लिए। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, अकाउंटिंग आपकी क्या बेसिकली प्रोसेस है कि भी प्रोसेस है कि भी किस तरह से हमें जो ट्रांजेक्शन उनको रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करती हूँ तो अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है, नॉलेज है। ठीक है, देखिए आपको अकाउंट्स बनाना है, अकाउंट्स बनाने के लिए आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए। अभी मैं आपको बोल दूं कि भी हमें तो खैर हम तो क्या है भी कॉमर्स स्टूडेंट है, तो हमें तो पता है भाई कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी हमें थोड़ा नॉलेज है। लेकिन अगर एक मैं लेमैन को बोलती हूँ कि भाई अकाउंट बनाइए, तो वो कैसे बना देगा, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन प्रोसेस फॉलो करने से पहले उसको नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना अकाउंटेंसी की, उसको अकाउंट्स की नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, फिर तभी तो वो प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो बेसिकली अकाउंटेंसी आपकी क्या है, नॉलेज है, और इस नॉलेज का यूज करते हुए एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए फाइनली हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स। तो ये बेसिकली आपका क्या डिफरेंस है अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसी के साथ 5 टर्म्स मैंने आपको करा दिया है। अब हमारी है जो नेक्स्ट टर्म है बेसिक टर्म्स की, अगर मैं बात करती हूँ, आप बार बार बोल रही हूँ, हो सके तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, साथ के साथ। तो अब हमारी 6 जो टर्म्स है हमारी अकाउंट्स के बाद हम बात करेंगे कैपिटल की। ठीक है, हमने एंटिटी देख लिया या बिजनेस एंटिटी क्या है, उसी के साथ ही हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे 6 हमारा कैपिटल। कैपिटल आप सभी ने सुना है, हिंदी में इसको पूंजी बोलते हैं। कैपिटल का मतलब क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द एंटरप्राइज बाय द प्रोपराइटर, कि भाई जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है सॉरी, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ठीक है, या इसको आप पूरा लिख सकते हो अभी, अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज, कहाँ पे, एक एंटरप्राइज के अंदर, इन एंटरप्राइज किसके द्वारा, बाय द ओनर या फिर बाय द प्रोपराइटर इन केस ऑफ द पार्टनरशिप, और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के केस में हम जो ओनर्स है उनको क्या बोलते हैं, हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स पैसा लेके आएंगे, जो एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमारा कौन इन्वेस्ट करेगा, पार्टनर करेगा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर्स इन कंपनी, कंपनी में हमारे शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उसको कहेंगे क्या, हम कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो कैपिटल हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है हमारी,
ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द प्रोपराइटर या फिर पार्टनर्स। किसके टूवर्ड्स है ये लाइबिलिटी? जो भी प्रोपराइटर होगा या फिर पार्टनर्स के केस में पार्टनर्स के टूवर्ड्स, और शेयर होल्डर्स के केस में शेयर होल्डर्स के टूवर्ड्स। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कैपिटल क्या है आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। इट इज अ लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये जब मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगी, प्रिंसिपल कराऊंगी, तब आपको बताऊंगी कैपिटल आपका क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ आपका एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आएगा। और वैसे तो आप सभी को पता भी होगा कि भैया अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस कॉन्सेप्ट का पता भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया भी दे देती हूँ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भी जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट पर्सन है। तो बिजनेस के अंदर जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, न कि बिजनेसमैन के। और उसी के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में पैसा लगाया ना, तो बिजनेस उसको क्या ट्रीट करेगा कि भाई मैंने उससे ना पैसा लिया। जैसे मैं बैंक से लोन लेती हूँ, मैं का मतलब है यहाँ पे बिजनेस, कि बिजनेस ने क्या किया, बिजनेसमैन से उधार में पैसा लिया, एक एज अ लोन लिया। तो इसलिए जो कैपिटल रहेगी, बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया वो उसको क्या ट्रीट करेंगे हम, उसको लाइबिलिटी। और बेसिकली ये हमारी कौन सी लाइबिलिटी ट्रीट होगी, इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। ये आगे जब लाइबिलिटी हम करेंगे ना उसमें आएगा इंटरनल लाइबिलिटी, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया। कैपिटल आपकी क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है। जब हमें ओनर की पेमेंट करनी है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमें पेमेंट करनी है, तो उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया बिकॉज ऑफ एंटिटी कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ ही जो कैपिटल है ना, जो कैपिटल है, कैपिटल का अदर नेम भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ओनर्स इक्विटी। कैपिटल कहे या फिर ओनर्स इक्विटी कहे, या फिर हम इसको नेट वर्थ भी बोल सकते हैं। ये नोट डाउन करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये था कैपिटल के बारे में, मैंने आपको बताया। अभी जो नेक्स्ट है, कैपिटल हो गया हमारा। अब इसी के साथ ही मैं आपको ड्राइंग भी बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए ड्राइंग का मतलब क्या है, वैसे तो आप सभी को पता होगा भाई, मैं ये लगा के चलती हूँ, फिर भी मैं पूरा डिटेल में करा रही हूँ। अगर भाई किसी बच्चे को नहीं पता है या बहुत टाइम हो चुका है अभी अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 6th टर्म थी ना, तो अब 7th टर्म हमारा ड्राइंग। तो ड्राइंग बेसिकली हमारा क्या है, कैपिटल हमारा क्या था, कैपिटल क्या था, जो मनी इन्वेस्टेड किया गया है किसके द्वारा, एक एंटरप्राइज के अंदर प्रोपराइटर ने जो, ठीक है, ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम कैपिटल बोलेंगे। तो ड्राइंग का मतलब क्या है कि भाई कुछ अमाउंट है उसको विड्रॉ करता है कौन, ओनर, ठीक है। अमाउंट विड्रॉ बाय प्रोपराइटर भी लिख सकते हैं। जब सोल प्रोपराइटरशिप की बात करते हैं तो वहां पे हम प्रोपराइटर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म की बात करेंगे तो वहां पे हमारा पार्टनर मालिक होंगे, और कंपनी की बात करेंगे तो मालिक हमारे कौन होंगे, शेयर होल्डर्स। तो ड्राइंग का मतलब है अमाउंट विड्रॉ बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। जब अपने पर्सनल यूज के लिए अगर कोई प्रोपराइटर, कोई जो ओनर है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल सकता, पैसा निकाले या फिर गुड्स निकाल ले, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। तो इजी सा था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 8th हमारा पॉइंट है लाइबिलिटीज। टर्म है लाइबिलिटीज। तो देखिए लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, तो लाइबिलिटीज का बेसिक मीनिंग यहाँ पे मैं बताऊँ ना, बिल्कुल एक लेमैन में बताऊँ तो लाइबिलिटी का मतलब है बोझ, मीन्स बर्डन, ठीक है। तो बोझ या बर्डन हम किसको कहेंगे, अमाउंट पेबल। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, अमाउंट पेबल ओन बाय अ बिजनेस, मीन्स ये अमाउंट क्या है, ये पेबल है बाय द बिजनेस या फिर ओन बाय द बिजनेस। भी बिजनेस ने किसी से पैसा ले रखा है और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई उसकी पेमेंट करनी है, अब उसके ऊपर ये बोझ बना हुआ है, ठीक है। अगर हम किसी से पैसा ले ले उधार में, मैंने किसी से 10,000 रुपये ले लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्या है, मुझे बर्डन, एक बोझ लगेगा कि यार उसकी पेमेंट भी करनी है, उसकी पेमेंट भी करनी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या है, अमाउंट पेबल और ओन बाय द बिजनेस। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो आपकी लाइबिलिटी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल। तो इंटरनल मैंने अभी आपको बताया है, इंटरनल लाइबिलिटी अभी ऊपर ही बताया है। तो इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, बिजनेस है, उसके अंदर हमें उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर ओनर को ही हमें पेमेंट करनी है तो उसको हम कहेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। तो कैपिटल बेसिकली आपकी क्या है,
इंटरनल लाइबिलिटी है क्योंकि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी जो बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाई है, जो पैसा इन्वेस्ट किया, भी उसको बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि भाई ओनर को छोड़कर, ठीक है, ओनर को छोड़कर अब बाकी का जो भी बाहर वालों को जो भी पेमेंट करनी है वो आपकी किसके अंदर आएगी, एक्सटर्नल। कोई भी बिजनेस ने कोई भी बैंक लोन लिया है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, डिवेंचर इशू करके भी मनी रेज की है, तो ये सारी की सारी किसके अंदर आएगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर। ओनर को छोड़कर बाकी बाहर वालों का पैसा अगर बिजनेस को देना है तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। इसी के साथ ही आपका जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, आई थिंक नीचे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, कभी नीचे ना दिखाई दे रहा हो। तो देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या क्या, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज। अगर किसी को स्लो लग रहा हो तो स्पीड में करके सुन लेना 2x की, नहीं तो 1.5 या 1.75x की स्पीड में सुन लेना। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, बाइफरकेट किया गया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज मीन्स ऐसी ड्यूज, ऐसा अमाउंट, ठीक है, जिसकी जो पेमेंट है हमें मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 मतलब 1 साल से ज़्यादा का टाइम हमें मिल जाएगा जिसकी हमें पेमेंट करनी है। और करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई इसकी जो पेमेंट हमें करनी है विद इन द ईयर, विद इन द 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही हमें पेमेंट करनी है, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ तो आप सभी को पता है, अगर मैंने 10 साल के लिए लोन लिया, 5 साल के लिए लोन लिया है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज बैंक से। अगर मेरे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ये सारे के सारे मेरे क्या है, करंट लाइबिलिटीज है। इनकी जो पेमेंट है मुझे विद इन अ ईयर, ठीक है, विद इन जो अकाउंटिंग पीरियड हमारा रहता है उसके अंदर हमें पेमेंट करनी होगी, तो उसको हम कहेंगे करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद है नेक्स्ट लाइबिलिटीज के बाद हमारा अब है 9th पॉइंट, एसेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे एसेट की। जैसे कि आप सभी सुनते ही हो बिजनेस के अंदर लाइबिलिटीज, एसेट, इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए 9th टर्म है हमारी एसेट। तो एसेट हमारा बेसिकली क्या है, तो एसेट की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हम किसी से पूछते हैं तो कोई अच्छे से मीनिंग नहीं बता पाता भी एसेट के, बस ये बोल देते हैं कि भी लैंड हमारी एसेट्स है, मशीनरी हमारी एसेट्स है, बिल्डिंग हमारी एसेट है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या, भी एसेट्स को कैसे डिफाइन करोगे आप, तो यहाँ पे अगर मैं एसेट्स की बात करती हूँ तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटिटी। तो ये बेसिकली हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, बाय द एंटरप्राइज। जो भी एक एंटरप्राइज है, जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो भी है ना, जो भी उसके पास है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो बेसिकली क्या कहलाएगी, हमारी एसेट्स। और ये जो प्रॉपर्टी है ये 2 तरह से हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है। कुछ एसेट्स हमारी ऐसी होगी जिसको हम देख सकते हैं, टेंजिबल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल मीन्स भाई इसको हम देख नहीं पाएंगे, सिर्फ फील हम एक तरह से कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है ये टेंजिबल भी हो सकती है, हमारे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। और इसी के साथ ही एक और इसका जो मीनिंग में आप इसका डाल सकते हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट विल बी अनेबल। तो बेसिकली ये हमारे क्या है, एसेट्स हमारे क्या, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जिनका जो बेनिफिट है ना, ये हमें क्या देते हैं, विच गिव बेनिफिट, विच गिव बेनिफिट, ठीक है। जो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको क्या करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट ये देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज है दैट विल अनेबल अ फर्म टू गेट द बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट इनसे हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे कुछ बेनिफिट हमें विद इन ईयर मिलेगा, कुछ बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। तो बेसिकली एसेट के अंदर हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हम इनको बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, टेंजिबल मैंने आपको बता दिया, इनटेंजिबल मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये हमारे सारे के सारे क्या है, एसेट्स है। तो अगर टेंजिबल जिसको हम देख सकते हैं, तो टेंजिबल में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, वही हमारा लैंड, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स में आ जाएगी हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो ये सब आ जाएगा। और इनटेंजिबल में हमारा गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ठीक है।
तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे इनटेंजिबल के अंदर हमारे आ जाएंगे। और अभी इसी के साथ ही हमारी जो एसेट्स है इसको आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो 3 टाइप्स हमारी देखिए कौन कौन सी है। 3 टाइप्स ऑफ एसेट, 3 टाइप ऑफ एसेट्स। तो वो हमारी कौन सी है, वही फर्स्ट हमारी नॉन करंट एसेट, ठीक है, और सेकंड है हमारी करंट एसेट, और थर्ड है हमारी फिक्टिशियस एसेट। 1 मिनट है ना, मैं मार्कर चेंज करती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मैंने बात की थी 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स की। तो यहाँ पे फर्स्ट है नॉन करंट, सेकंड है आपकी करंट, और थर्ड आपकी फिक्टिशियस एसेट्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ नॉन करंट एसेट्स की, नॉन करंट या फिर हम इसको फिक्स्ड एसेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स हमारी कौन सी एसेट्स है, जिनसे जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो हमारा इन फ्यूचर जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, एसेट्स बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट इनेबल्स अ फर्म टू गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। तो जो फ्यूचर में हमें जो बेनिफिट मिलेगा मोर देन 1 ईयर, एक लंबे टाइम तक ये एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या करेगी, एक बिजनेस एंटरप्राइज है जो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट देगी। और इसी के साथ ही करंट एसेट्स हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोर देन 1 ईयर हमें बेनिफिट हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या था, जैसे हमने लैंड परचेज किया है, बिल्डिंग परचेज की है, कोई भी मशीनरी हमने परचेज की है, तो उसका जो यूज है एक बिजनेस एंटरप्राइज एक लंबे टाइम तक यूज करेगी और लंबे टाइम तक उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन करंट एसेट्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा वो आपको विद इन अ ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा। जैसे हमने स्टॉक है, स्टॉक की सेल की तो हमें 1 साल के अंदर ही उसका बेनिफिट मिल गया। हमारे जो डेटर है ये सारे किस में आएंगे, करंट एसेट्स में। हमारा जो कैश है, कैश इन बैलेंस है या कैश बैंक इन बैलेंस है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, करंट एसेट्स में। थर्ड हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस का मतलब क्या, फिक्टिशियस का मतलब है काल्पनिक, ठीक है। तो ये हमारी एसेट्स ऐसी है जो काल्पनिक है भाई, ना तो ये टेंजिबल है ना ये इनटेंजिबल है, ये काल्पनिक एसेट्स है। मीन्स एक ऐसी एसेट्स है जिनसे हमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो तो हमें मिलेगा मोर देन 1 ईयर। इकोनॉमिक बेनिफिट हमें इनसे मिलता है, क्या मिलता है हमें, मोर देन 1 ईयर। लेकिन हमने किसी तरह की एसेट्स के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वे किसके अंदर आएंगे, फिक्टिशियस। क्योंकि भाई आज जो आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया है तो हम ये लगा के चलते हैं कि भाई हम अज्यूम करते हैं कि भाई जो हमारी एडवर्टीजमेंट है 5 साल तक चलेगी, ठीक है। तो भाई 5 साल तक हमें बेनिफिट मिलेगा, जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसको बेनिफिट मिलेगा। और जो ये एक्सपेंसेस है इसको हम एक ही साल में राइट ऑफ नहीं करेंगे, इसको हम 5 साल तक हर साल इक्वल हम इसको क्या करते चलेंगे, राइट ऑफ करते चलेंगे। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसिप्ट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टर्म्स है जो कि हो जाएगी 10th टर्म सॉरी खांसी आ रही है पता नहीं क्यों बार बार। नेक्स्ट हमारा रिसीट्स, ठीक है। तो देखिए अभी ये इसका मतलब क्या है, रिसीट्स का अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स गुड्स और सर्विसेज। अमाउंट रिसीव्ड हमें रिसीव्ड हो चुका है या फिर क्या है रिसीवेबल है, ठीक है, मिलने वाला है। कैसे, बाय सेलिंग, चाहे हमें एसेट्स को सेल आउट करने से अमाउंट मिला है या फिर गुड्स को सेल आउट करने से मिला है या फिर सर्विस रेंडर्ड करने से, ठीक है, हमने सर्विस दी है उससे हमें क्या मिला है, अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, रिसीट्स हम उसको कहेंगे। तो ये हमारी 2 तरह की है, रिवेन्यू रिसीव्ड और हमारी कैपिटल। नाम से ही आपको आइडिया हो रहा होगा, रिवेन्यू और कैपिटल। अगर मैं बात करती हूँ रिवेन्यू रिसीट्स की, तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। हमें कैसे मिला है पैसा, नॉर्मल
कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हमारा रूटीन का काम है, ठीक है, एक बिजनेस का जो रूटीन का काम है, जो नॉर्मल कोर्स है, उससे हमें जो पैसा मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, सेल ऑफ गुड्स है, जिस गुड्स से हम डील करते हैं, जो हमारा बिजनेस है, तो उस गुड्स को सेल आउट करने से हमें पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। हमने कोई सर्विस रेंडर की है, रेंडरिंग द सर्विसेज, रेंडरिंग द सर्विसेज तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। कोई भी हमने फिक्स डिपॉजिट करा रखी थी, उस पर हमें रेगुलर बेस पर हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड होता है, तो ये सारे का सारे किसके अंदर आएगा, रिवेन्यू रिसीप्ट। और जो रिवेन्यू रिसीप्ट है, इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, P&L अकाउंट के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स को लेकर, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि हमने भाई सेल ऑफ गुड्स है या फिर सर्विस रेंडर की है। तो अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करती हूँ, हमारा ऐसा अमाउंट, ठीक है, अमाउंट हमें जो रिसीव्ड हुआ है या फिर हमें रिसीव होने वाला है अगेंस्ट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिवेन्यू, या रेगुलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन नहीं है। यहाँ पे ये जो रिवेन्यू रिसीट्स हमारे बेसिकली क्या है, इसको हम बोल सकते हैं एक रेगुलर बेस पर हमें मिलती है, ठीक है। और कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या है कि भाई हमें जो अमाउंट मिलेगा वो इररेगुलर रहेगा, हमारा इररेगुलर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग नेचर, कि भाई ये हमें बार बार नहीं होती है, ठीक है। और ये जो हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसकी नेचर कैसी है, रिकरिंग है। रिकरिंग मीन्स जो हमें बार बार हमें होती रहेंगी, ठीक है। और इसी के साथ ही जैसे कि हमारा, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कैपिटल रिसीप्ट्स की, फॉर एग्जांपल कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, उसको सेल किया, उसको सेल करने से मुझे कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, कैपिटल रिसीप्ट्स। तो आप बताइए, क्या जो फिक्स्ड एसेट्स है उसको हम रेगुलर बेस पर सेल करते हैं, नहीं, 4-5 साल में भी कभी कभार उसको सेल कर लिया, तो हमें ये कैपिटल रिसीप्ट्स हमें मिली है। तो ये हमारी क्या हुई, इरेगुलर नेचर की या फिर नॉन रिकरिंग नेचर की है। और इसी तरह से जैसे हम जो गुड्स है, भाई गुड्स को तो हम डेली बेस में सेल आउट करते हैं, जो हमारा स्टॉक है जिसमें हम डील्स करते हैं, या फिर अगर हम सर्विस रेंडर करते हैं तो डेली बेस पे हम सर्विस रेंडर करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रिवेन्यू रिसीट्स से। तो जो कैपिटल रिसीट्स है, इसको कहाँ पे शो करेंगे, इसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो ये याद रखना, रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ आएगी, आपकी P&L अकाउंट के अंदर, और कैपिटल रिसीट्स से ये कहाँ पे आएगी, आपकी बैलेंस शीट के अंदर आएगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है हमारा जो, तो देखिए नेक्स्ट जो हमारी टर्म रहेगी, ये रहेगी अब हमारा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्म हमारी रहेगी एक्सपेंडिचर, जो कि हमारी 10th टर्म। आज कोशिश करूंगी आज ही करा देती हूँ कि वीडियो में आपको सारी बेसिक टर्म्स में बता दूंगी। तो नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर। तो देखिए अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करती हूं, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, अमाउंट स्पेंट और द लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो जिस तरह से हमने क्या बोला था, जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ या फिर रिसीवेबल होना है गुड्स को सेल करने से या फिर एसेट को सेल करने से, सर्विस को देने से, तो उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने रिसीट कहा था, वहां पे अमाउंट हमारा मिला था। लेकिन अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ, तो यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, या बेसिकली एक तरह से हमारी लाइबिलिटी हम इसको बोल सकते हैं। एक्सपेंडिचर है कि भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये हमारी लाइबिलिटी कहलाएगी, जो हमने क्यों की है, क्यों हमने इनकर्ड किया है इसको, टू एक्वायर, क्या एक्वायर करने के लिए हमने, या तो एसेट्स को, ठीक है, आप फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकते हो, खाली एसेट्स भी लिख सकते हो, या फिर किसको, गुड्स को परचेज करने में, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, या फिर इसमें आ जाएगा हमारा सर्विस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्सपेंडिचर मीन्स द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड टू एक्वायर द एसेट्स और द गुड्स और द सर्विसेज, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। तो जिस तरह से हमारा रिसीट्स को हमने बाइफरकेट किया था कैपिटल और रिवेन्यू, तो सेम हमारा जो एक्सपेंडिचर है इसको आपका बाइफरकेट किया गया है 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स हमारे कौन कौन से होंगे, जो फर्स्ट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर जो सेकंड हो जाएगा हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और थर्ड हो जाएगा हमारा डेफर्ड या फिर डिफर्ड भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो अभी हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द एसेट्स, जो एक्सपेंडिचर हमने क्यों किया है, टू एक्वायर द एसेट्स, ठीक है, एक्वायर द एसेट्स, एसेट्स परचेज करने के लिए, ठीक है, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग एसेट्स है, जो हमारी एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एग्जिस्टिंग एसेट्स को हमने क्या किया है, इम्प्रूव किया है, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, जो बेसिकली क्या करेगा, ये इंक्रीज करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपने किस लिए किया है, जो आपकी एसेट है उसको एक्वायर करने के लिए, या फिर जो आपकी एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए, ताकि जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, इसके ऊपर मैं बाद में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये जो टॉपिक है आपका, और इसका थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और मोस्टली जो क्वेश्चन रहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आपका रहता है, ठीक है। तो बाद में मैं इसको पूरा डिटेल में, अभी के लिए आप इतना ही कीजिए। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमने क्यों की है, ऐसे एक्सपेंडिचर भी हमने जो इनकर्ड किए हैं, और इनकर्ड करने से जो हमें बेनिफिट है ना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका जो बेनिफिट है वो हमें विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड था ना उसी में उसका बेनिफिट हम एग्जॉस्ट कर लेंगे, मीन्स हम उसका जो बेनिफिट है उसको ले लेंगे 1 साल के अंदर ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। जैसे हमने परचेज ऑफ गुड्स है, तो फिर गुड्स को हम सेल आउट करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो हमें 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा, तो ये हमारे बेसिकली क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसी के साथ ही इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, देखिए जो कैपिटल जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको हम कहाँ पे शो करते हैं, ये हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर हम इसको शो करेंगे। अब हम बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो ये जो हमारे एक्सपेंडिचर है, ये डेफर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई हमने टालना, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, हमने टाल दिया। क्या टाल दिया कि भाई यहाँ पे हम बेसिकली कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज नहीं करते, और लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट है ना, जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, मोर देन 1 ईयर इन एक्सपेंडिचर से जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे बेसिकली आपका फिक्स्ड एसेट्स की वजह से ये बेनिफिट नहीं है। देखिए फिक्स्ड एसेट्स की अगर मैं बात करती हूँ, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करती हूँ, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे किससे रिलेटेड हो गए, फिक्स्ड एसेट्स से, और इनका जो बेनिफिट है ना वो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी इसमें भी हमारा क्या है, जो फायदा तो हमें मिलेगा 1 साल से ज़्यादा के लिए, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नहीं होंगे। अगर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होते 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट मिलता, फिर तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बोल देते, ठीक है। लेकिन ये फिक्स्ड एसेट से है नहीं, और इसका बेनिफिट है वो हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। और ये जो एक्सपेंसेस है इसको हम रेगुलर बेस पर राइट ऑफ करते हैं, जैसे हर साल हम इसको राइट ऑफ करेंगे, इसलिए इसको रेवेन्यू बोल दिया। यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल जो रहेगा आपका ये रहेगा, जो भी आपने हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किए हैं तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, क्योंकि भाई इन एक्सपेंसेस का जो एडवर्टीजमेंट में हमने एक्सपेंसेस किए इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे हमें फ्यूचर के अंदर। लेकिन आप जो हमने एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंसेस किया, क्या उससे हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, नहीं ना। और जो हम इनको राइट ऑफ करेंगे, इसको हर साल हम राइट ऑफ करेंगे, जैसे भी हम 5 साल तक राइट ऑफ करेंगे, तो हर साल हम राइट ऑफ करते जाएंगे एक इक्वल अमाउंट में। जैसे 5 लाख रुपए हमने खर्च किए, ठीक है, तो हर साल हम 1-1 लाख रुपये जो होंगे उसको हम राइट ऑफ करते चलेंगे, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसलिए जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको क्या बोला जाता है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट इन राइटिंग ऑफ, ठीक है, इसको राइट ऑफ करते हैं ना हम हर साल, तो इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम बोल देते हैं। लेकिन इसका जो अगर हम बात करते हैं, इसका जो बेनिफिट है वो हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है, तो इसलिए हमें एक तरह से इसको फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट रहेगा हमारा, तो देखिए
11th टर्म्स जो रहेगी हमारे बेसिक टर्म्स में अगर बात करती हूँ तो ये है हमारा रिसीवेबल, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। 11th टर्म हो जाएगी हमारी ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है कि भाई हमें अमाउंट रिसीव्ड हुआ होगा, हमें अमाउंट कैसे रिसीव्ड होगा, जो गुड्स है उसको सेल आउट करने से, ठीक है। अगर हम जो गुड्स है उसको सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो बेसिकली अमाउंट रिसीवेबल, ठीक है, रिसीवेबल है या फिर हमें रिसीव्ड होगा फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडरिंग इन द ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स, ठीक है, जो हम ऑर्डिनरी बेस पर, जो डेली रूटीन बेस पर, जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जो हम वह बिजनेस हम करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज जो हम एक तरह से करते हैं, तो उसमें बेसिकली जिस गुड्स में हम डील करते हैं तो उसको सेल आउट करने से, सर्विस देने से जो अमाउंट हमारा रिसीवेबल है या हमें रिसीव्ड होगा उसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है कि भाई हमें अमाउंट मिलेगा, रिसीव्ड होगा किससे, कस्टमर से, ठीक है। कस्टमर से हमें क्या है, अमाउंट ड्यू है, कस्टमर के ऊपर क्या है, अमाउंट ड्यू है, हमें मिलना है, ठीक है। यहाँ पे रिसीव्ड की जगह आप चाहे रिसीवेबल कर लेना कि भाई इसका मतलब कि हमें मिलेगा, भाई मिला नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्रेड रिसीवेबल में हमारा ये किसके इक्वल आएगा, हमारा डेटर प्लस बी आर, ठीक है, दोनों को ही हम इंक्लूड करेंगे, डेटर को भी और बी आर को भी। बी आर मीन्स बिल्स रिसीवेबल, तो ये हमारे क्या बेसिकली एसेट है, हमारी ये करंट एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या करंट एसेट्स है, ये हमारी क्या है, करंट एसेट्स है, क्योंकि इसका बेनिफिट है हमें वो जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड उसके अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा डेटर आ जाएगा और बी आर मीन्स बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। तो यहाँ पे डेटर का मतलब क्या है, डेटर का मतलब है वह पर्सन, वह आदमी जिसने हमसे उधार में माल खरीदा था, तो अब उसको क्या करना, अब हमारे पैसे देने हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे। और बी आर का बेसिकली मतलब क्या है, बिल्स रिसीवेबल। तो कई बार हमारा जो डेटर रहेगा वो क्या करता है, हम उससे ना, जैसे एक लेटर है, ठीक है, हम उससे वो साइन करा लेंगे और जिसमें हम पूरा डिटेल में लिख देंगे कि भाई इतना इतना अमाउंट का इसने हमसे गुड्स परचेज किया है और 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये हमें पेमेंट करेगा, तो उसका हमें एक प्रूफ चाहिए भी। जैसे डेटर ने बोल दिया कि हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन हम बोलते हैं भी प्रूफ क्या है, अगर आपने बाद में मना कर दिया तो हम क्या करेंगे, तो बोलते हैं कि उस केस में भी उसके एज ए प्रूफ के रूप में हम उससे क्या कराते हैं, जो बिल्स रिसीवेबल होगा, बी आर होगा, उसको हम क्या करा लेंगे, साइन करा लेंगे, ठीक है। या इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होगा उसको एक्सेप्ट करेगा कौन, एक्सेप्टेड बाय डेटर, साइन करके दे देगा कि भाई देखिए अभी आपके पास प्रूफ है, अगर मैं 3 महीने बाद पेमेंट नहीं करूंगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो और इसको जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसको एज ए एविडेंस आप वहां पे दिखा सकते हो कि भाई इसने 3 महीने बाद पेमेंट करने के लिए बोला था लेकिन अभी ये नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, आपका बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट रहेगी कि भाई उस स्पेसिफाइड डेट को आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर, किसको, डेटर को और बी आर को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली आपकी क्या है, करंट एसेट्स है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसके बाद इसी के उसमें हम हमारा जो 12th टर्म रहेगी वो रहेगी ट्रेड पेबल। तो जिस तरह से हमें अमाउंट मिलना था, इसमें बेसिकली क्या था कि भाई हमने जो गुड्स है उसको सेल आउट किया, सेल आउट करने से भी अभी जो डेटर है वे हमें अमाउंट देंगे, तो सेम हमारा होगा ट्रेड पेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में हमने उधार में बेसिकली माल को बेचा था, और अब ट्रेड पेबल का मतलब क्या, पेबल का मतलब क्या कि भाई अब जो कंपनी है, जो बिजनेस है उसको पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब क्या है, जो बिजनेस है उसने क्या किया, उधार में माल खरीदा है, वहां पे बेचा था, यहाँ पे खरीदा है। उधार में अगर मैं माल खरीदती हूँ, ठीक है, बिजनेस अगर उधार में माल खरीदता है तो भी बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल, ठीक है। अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अमाउंट, ट्रेड पेबल का मतलब क्या, अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। जो आपने गुड्स परचेज किया, जो उधार में आपने गुड्स परचेज किया उसके लिए अमाउंट पेमेंट करना, या फिर आपने कोई भी सर्विस आपने ली है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो अमाउंट ड्यू होगा, अमाउंट ड्यू टू सेलर,
तो जिससे हमने खरीदा अब हमें उसको देना, ठीक है, सेलर को, बेचने वाले को अब हमें पैसा देना, तो इसको हम बोलेंगे अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स, या फिर जिससे हमने सर्विस ली है उसको हम देंगे। तो जिस तरह से ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारा डेटर और बीआर आए थे, तो सेम जो ट्रेड पेबल है ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, ये है क्रेडिटर, क्योंकि जो हमसे पैसे लेंगे, जिनको हमें पेमेंट करनी, हम उसको लेनदार बोलते हैं ना, क्रेडिटर बोलते हैं। अगर मैंने उधार में माल खरीदा है तो जिससे मैंने खरीदा वो मेरा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर। और अगर मैं बेचती हूँ, ठीक है, तो अब जिसको मैंने बेचा है वो मेरा क्या कहलाएगा, डेटर। तो क्रेडिटर प्लस बीपी, बीपी मीन्स बिल्स पेबल, ठीक है। तो क्रेडिटर का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट या जिससे हमने क्या किया है, उधार में माल खरीदा है और भी फिर हम उसको बाद में पैसा देंगे, वो क्रेडिटर कहलाएगा। लेनदार है वो हमारा, हमसे लेने आएगा पैसा, ठीक है। और सेम अगर मैं बात करती हूँ बीपी की, बीपी का मतलब क्या है, वही बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन। तो यहाँ पे भी ये क्या है, एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, हमने एक बिल बना दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, और इसको कौन एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेड बाय द पर्सन एंटरप्राइज द अमाउंट ऑफ विच बिल इज पेबल ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। कि भाई हम इसको एक्सेप्ट करेंगे अगर मुझे पेमेंट करनी है, और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करके दूंगा कि भाई हाँ, मैं इतने टाइम बाद आपसे मैंने जो जितना इतने रुपए का सामान खरीदा है उसको मैं क्या करूंगी, उसकी पेमेंट कर दूंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे, बिल्स पेबल, ठीक है, एक स्पेसिफाइड डेट को, कि भाई इस डेट को आपकी जो पेमेंट हो जाएगी। तो ट्रेड पेबल बेसिकली आपका ये क्या है, करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी मीन्स इसकी जो पेमेंट आपको करनी है विद इन अ ईयर और या विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसके अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आपकी लाइबिलिटी है और ये आपकी करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है अब हमारी, यहाँ पे अगर हम बात करते 12 टर्म हमारी हो चुकी है, तो नेक्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पे इनकम, ठीक है। 12 टर्म हमारी इनकम। देखिए अगर मैं इनकम की बात करती हूँ तो इनकम का मतलब क्या है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कि भाई जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। देखिए इनकम में और प्रॉफिट में ना डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इनकम बेसिकली हम किसको कहेंगे कि भाई जो हमारा टोटल रिवेन्यू था और उसमें से हमने माइनस कर दिया एक्सपेंसेस, वो किसके इक्वल आएगा, आपका इनकम के इक्वल, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और जो इनकम है ये आपका ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। क्यों इसको ब्रॉडर टर्म क्यों बोला गया है, क्योंकि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसी के अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, इनकम के अंदर। प्रॉफिट में हम बेसिकली जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, ठीक है, उसको कंसीडर करते हैं हम प्रॉफिट के अंदर। जो प्रॉफिट है इसके अंदर आएंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इनकम की, तो इसमें हमारे ऑपरेटिंग तो है ही, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो है ही, प्लस हमारे जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये सब हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डिफरेंस हो जाएगा इनकम एंड प्रॉफिट में, कि प्रॉफिट हमारा जो इनकम है ये क्या हमारा ब्रॉडर टर्म है, किससे, प्रॉफिट से, ठीक है। तो इतना आप कीजिए। इसके बाद हमारा प्रॉफिट, हाँ इसी में ना मैं आपको एक और बता देती हूँ, प्रॉफिट हमारा हो गया, या प्रॉफिट को नॉर्मली हमें पता ही है भी प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कि भाई जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ, जितने भी एक्सपेंसेस है सबको माइनस करके हमने निकाल दिया। इसी के साथ ही एक वर्ड है हमारा गेन। तो गेन का मीनिंग क्या है, ठीक है, कोई बता सकता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भाई गेन का मीनिंग क्या है, ठीक है। गेन और प्रॉफिट में बेसिकली क्या डिफरेंस है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही आपको। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सपेंसेज। नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सपेंसेज, ठीक है, जो कि हमारी 13 टर्म एक्सपेंसेस। तो देखिए अभी अभी हमने एक्सपेंडिचर किया था और अब हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग द इनकम, कॉस्ट इनकर्ड, हमने कॉस्ट की है, हमने खर्चा किया है, क्या जनरेट करने के लिए, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, खर्चा किया, तो उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको बेसिकली हम जो एक्सपेंसेस है, देखिए एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं ना, वो हम बेसिकली कहाँ पे करते हैं,
एक्सपेंडिचर हम करते हैं एसेट के ऊपर, और बेसिकली हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है। और एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि भाई हमने रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं वो सारे के सारे, मतलब कि जो भी हम खर्चे करते हैं रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, और जिसका जो बेनिफिट है और जिसकी जो वैल्यू है वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपायर्ड आपकी हो जाएगी, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। और इसको जैसे रिवेन्यू जनरेट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे भाई, हम सैलरी भी देंगे, हम वेजेस भी देंगे, जो रेंट है भाई, जो हम मंथली बेस पे जो हम रेंट है, रेंट की पेमेंट हम करेंगे, जो डेप्रिशिएशन है, बेड डेट्स है, ये सब हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो और इनसे ये सब इनकम करने से ही तो हमारा रिवेन्यू जनरेट होगा ना, रिवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या, एक्सपेंसेस। और मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। और एक्सपेंसेस की बात करती हूँ तो एक्सपेंसेस भी आपके दो तरह के एक्सपेंसेस है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एक्सपेंसेस के, दो हमारे कौन कौन से है। फर्स्ट वन प्रीपेड एक्सपेंसेस, पता ही होगा आप सभी को, और सेकेंड वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो व्हाट डू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मीन्स ऑलरेडी पेड, एडवांस में पेमेंट, ठीक है। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनकी हमने उसका बेनिफिट अभी नहीं लिया है लेकिन पेमेंट हमने एडवांस में कर दी, तो वे कहलाएंगे हमारे प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि भाई हमने बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन अभी तक हमने उन एक्सपेंसेस की पेमेंट नहीं की है, तो वे हमारे आउटस्टैंडिंग है, वे हमारे ड्यू है। तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, बोझ बना हुआ, भाई पेमेंट तो करनी है ना। और ये बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे, एसेट्स, हम इसको कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे क्या, एसेट्स है, ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी हमने नहीं लिया, अभी हमें मिलेगा। तो ये लाइबिलिटी साइड आएंगे और ये हमारे एसेट साइड आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनकम, मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट। इनकम और प्रॉफिट मैंने आपको दोनों ही बता दिया, ठीक है, कि भाई जो प्रॉफिट बेसिकली हम उसको कैसे अर्न करते थे, जो हमने गुड्स है उसको सेल आउट किया है, तो गुड्स या इनकम है उसको सेल आउट करके हमें जो भी मिला है, ठीक है। तो मैं इसमें ना प्रॉफिट के अंदर आपको एक और बात बताना भूल गई। प्रॉफिट हमारा दो तरह से होगा, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। आप सभी को पता है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है कि भाई जो भी हमारा रिवेन्यू रहेगा फ्रॉम द सेल ऑफ द गुड्स, रिवेन्यू जो रहेगा हमारा सेल ऑफ द गुड्स में से हम जो डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाएंगे और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट हमारा जितना भी हमारा रिवेन्यू है और उसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, एक तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं और नेट प्रॉफिट के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ये और एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो ये दो क्वेश्चन आपको दिए, तो देखते हैं भी कितने बच्चे जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और जो जो बताएंगे ना तो उनका तो सिलेक्शन पक्का ही है। जो कमेंट करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा केवीएस के अंदर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा 14 टर्म, ठीक है। 14 हमारा स्टॉक या फिर हम इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। अब देखिए स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक हमारा क्या है, एक टेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। और किस पर्पज के लिए है, वो सेल पर्पज के लिए, सेल पर्पज के लिए है, किस पर्पज के लिए है, सेल पर्पज के लिए। और बेसिकली ये हमारा क्या है, टेंजिबल एसेट। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, जो हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें हमें जो स्टॉक बेसिकली क्या रहेगा, स्टॉक बेसिकली क्या है, जो जिससे गुड्स में हम डील करते हैं उसी को तो हम स्टॉक बोलते हैं ना। और जो गुड्स है, गुड्स खरीदने का मतलब क्या है कि भी हम उसको सेल आउट करेंगे, तो बेसिकली इसका पर्पज क्या हुआ, इसको सेल आउट करना, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं स्टॉक की बात करती हूँ तो स्टॉक भी आपका 3 तरह से आपका स्टॉक निकल के आता है, 3 टाइप्स का, ठीक है। स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ गुड्स हम बोलते हैं, स्टॉक भी बोल देते हैं या फिर इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं। तो ये हमारा 3 टाइप्स का कैसे रहेगा, यहाँ पे हमारा एक तो रहेगा फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, या फिर एक होगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस,
ठीक है, और एक रहता है हमारा रॉ मटेरियल। आप सभी को पता है कि भी जो स्टार्टिंग में हमने खरीदा जो बिल्कुल रॉ मटेरियल है, तो एक तो हो जाएगा हमारा जो स्टॉक इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, और वर्क इन प्रोग्रेस का भी अभी हमारा प्रोडक्ट वो बन के तैयार नहीं हुआ है, बीच में ही है, वर्क इन प्रोग्रेस चला हुआ है। और फिनिश्ड गुड्स का मतलब कि जो भी हमारा रेडी है बिल्कुल, इसको हम कहेंगे फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी 15 टर्म, जो 15 टर्म है हमारी, तो ये हमारी डिस्काउंट, जो 15 टर्म है हमारी डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब क्या भाई, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, छूट मिलना, ठीक है, हिंदी में छूट बोलते हैं ना डिस्काउंट को। तो डिस्काउंट बेसिकली क्या है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। ये हमारा क्या है, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। जो प्राइस है गुड्स का उसमें हमने क्या करवा दिया, उसको रिड्यूस करा लिया। भाई कोई 100 रुपये का सामान दे रहा था तो हम उसको बोले नहीं मैं तो 90 रुपये इसका दूंगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि भाई 10 रुपये मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो जो प्राइस ऑफ गुड्स था उसका उसमें हमने रिडक्शन करा लिया, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। और अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय द एंटरप्राइज, भी जो अमाउंट है जो कस्टमर ने पेमेंट की है एंटरप्राइज को, जो कम अमाउंट उसने पेमेंट किया, जो रिड्यूस उसने कराया, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। तो देखिए डिस्काउंट आपका दो तरह का है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आप सभी ने सुना भी होगा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, हम रिडक्शन करेंगे इन द प्राइस ऑफ गुड्स। जो सेलर है वो क्या करेगा, जो गुड्स का जो प्राइस है ना उसको रिड्यूस करके देगा, ठीक है। कब, जब हम गुड्स को एक ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, ठीक है। जब गुड्स को हम कैसे खरीदते हैं, व्हेन गुड्स को हम जब बाय करेंगे ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू, एक सर्टेन क्वांटिटी, ठीक है, या फिर एक वैल्यू में, तो उस पे हमें क्या मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। बल्क में, या कई बार हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में हम जब बल्क में हम परचेज करते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और इसी के साथ ही यहाँ पे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, जो भी हमारी नेट सेल होगी, ठीक है, नेट सेल जो रहेगी हमारी यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, जो नेट सेल कैसे निकलेगी, तो इसमें ना जो सेल थी और उसमें से जब हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो वह हमारी नेट सेल निकल के आएगी, ठीक है। ये भाई जैसे वैसे तो हमें 5 लाख रुपए का माल बेच रहे थे, ठीक है, और उसमें से हमने 20,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो अब हम जो अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे वो 50 लाख की सेल पे नहीं करेंगे, 20,000 इसमें से माइनस करके 4,80,000 हमारा आएगा। तो नेट सेल हमारी क्या कहलाएगी, 4,80,000, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, किसको, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही नेक्स्ट है हमारा कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट मीन्स आपको ये कैश डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप टाइमली पेमेंट कर दोगे, टाइमली अगर पेमेंट कर दोगे, ठीक है, तो तब हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। कि कई बार जैसे 10,000 रुपये का गुड्स है, तो जो सेलर है वो बोलता है कि भाई मैं आपको ना 9,000 रुपये का लगा दूंगा, अगर आप मुझे अभी तुरंत के तुरंत अगर पेमेंट करोगे ना तो मैं ये 10,000 का माल है ना आपको 9,000 में दे दूंगा। तो उसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। जो अब उसको 1,000 रुपये का डिस्काउंट जो मिला, 10,000 का माल उसने 9,000 में खरीदा है और साथ के साथ कैश में पेमेंट कर दिया है, तो भाई टाइमली पेमेंट मिल जाए, जल्दी पेमेंट मिल जाए, कैश में पेमेंट मिल जाए, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और जो कैश डिस्काउंट है इसको हम रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। और इसी के साथ ही ना एक और इसी में बता देती हूँ मैं आपको, डिस्काउंट में एक हमारा है, यहाँ पे बता देती हूँ, रिबेट, ठीक है। रिबेट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, यहीं पे देख लेना, 16 डाल देती हूँ मैं इसको, रिबेट। तो रिबेट भी एक तरह से क्या है, छूट ही है बेसिकली। तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें, डिस्काउंट में और रिबेट में हमारा क्या छूट है। तो देखिए डिस्काउंट तो आपको जब सेल करोगे उस टाइम मिलता है, या खरीदने से पहले आपको पहले डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद डिस्काउंट कट के आप उसको खरीदते हो। और बेसिकली रिबेट हमारी की जाती है जब हमारी सेल कंप्लीट हो चुकी है, आपने सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया है। सेल करने के बाद क्या हुआ, जो प्रोडक्ट था, जो गुड्स था, उसमें कुछ कमी पा गई। अब कमी पाई तो कस्टमर वहाँ पे जाएगा, सेलर के पास जाएगा कि भाई ये तो डिफेक्टिव पीस है। तो उस केस में जो सेलर होगा वो क्या करेगा, चल कोई बात नहीं भाई, डिफेक्टिव है ना, तू ना इसके 100 रुपये और कम दे दे मुझे, ठीक है।
जैसे 500 रुपये की एक शर्ट खरीद ली, ठीक है, और घर आके देखा कि भाई ये तो डिफेक्टिव है। अब वापस गए टेलर उसके पास, सेलर के पास गए, तो सेलर को दिखाया कि भाई ये तो डिफेक्टिव पीस है। तो वो डिपेंड करेगा कि भाई वो कितना डिफेक्ट उसमें कितना नहीं। तो भाई अब देखा ज़्यादा डिफेक्ट नहीं था, वो चल जाती, कुछ हल्का सा ही उसमें होल होगा, वैसे दिखाई भी नहीं दे रहा था इतना, बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे तो दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो डिफेक्टिव तो है ना। तो कस्टमर उसके पास गया, अब उसको बोला, तो फिर सेलर ने बोला कि चल तू 500 की बजाय है ना मुझे 350 रुपये दे दे और तू रख ले इसको। तो यहाँ पे जब उसको 150 रुपये का डिस्काउंट मिला ना, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, रिबेट कहलाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, रिबेट आपको कब दी जाएगी, जब आपने सेल कर दी है, सेल आपकी हो चुकी है, सेल के बाद हमारी क्या कहलाएगी, रिबेट, ठीक है। और जो डिस्काउंट है वो पहले ही दे दिया जाएगा। तो डिफरेंस आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 16 टर्म्स हमारी हो चुकी है। और अब हमारी नेक्स्ट टर्म है हमारी, इसके बाद हमारा बैड डेट्स, ठीक है। 16 टर्म्स हो चुकी है, 17 हमारा बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमारे बेसिकली क्या है, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया था, डेटर मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो डेटर हमारे क्या था, जिसने हमसे उधार में माल खरीदा, मेरे से कोई उधार में माल खरीद के लेके गया, वो मेरा डेटर हो गया। तो मैंने 50,000 रुपये का माल बेच दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ना, ये मुझे पूरे 50,000 रुपये नहीं देगा, इसकी तरफ से ना मुझे सिर्फ 40,000 रुपये मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ये 10,000 का डिफरेंस है, ये मेरे क्या हो चुके हैं, बैड डेट्स। बैड का मतलब बुरा, डेट किससे निकला, डेटर से ही निकला, ठीक है। तो भाई ये मेरे बुरे डेटर है, ये मेरी पेमेंट नहीं करेंगे, ये मेरा अमाउंट है भाई, ये मेरा डूब चुका है एक तरह से, तो इसलिए अब मुझे इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैड डेट्स बेसिकली क्या है, अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट हैज बिकम इरिकवरेबल, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, इरिकवरेबल है, अब ये हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही ये हमारे क्या है, एक तरह से लॉस हो जाएगा, किसको, बिजनेस को लॉस हो जाएगा, बिजनेस को बैड डेट्स की वजह से। और हम इसको बैड डेट्स को कहाँ दिखाते हैं, P&L अकाउंट के अंदर। अब ये लॉस है या एक्सपेंसिव है, तो P&L अकाउंट में हम कौन सी साइड में दिखाएंगे, इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे बैड डेट्स को। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारा डेप्रिशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा जो कि है 18 टर्म डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है कि भाई फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, क्यों, वैल्यू ऑफ एसेट्स वो क्यों आपकी फॉल हुई है, क्यों गिरी है, फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। क्यों, ड्यू टू यूसेज, हमने उसको यूज किया भी, कोई भी एसेट हम खरीद के लाए, अब उसको हम यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो उसकी वैल्यू, आज मैंने 5 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा, कोई एसेट मैंने 5 लाख रुपए की खरीदी, क्या 1 साल के बाद भी उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए रहेगी, नहीं ना, क्योंकि भी मैंने उसको यूज किया है, टीयर एंड वियर, ठीक है, उसको हमने यूज किया है। या फिर कई बार हमारा क्या हो जाएगा, वो आपकी चलन से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन हम बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू यूसेज ऑफ एसेट्स, तो ये सारे के सारे क्या, इसको हम क्या कहलाएंगे, डेप्रिशिएशन हमारा ये कहलाएंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब डेप्रिशिएशन वाला चैप्टर आएगा ना, तो वहाँ पे और डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि आपके मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन भी आप सभी को पता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे मेथड है। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, कोई टर्म बची तो नहीं है ना अभी, तो कितनी मैंने शायद आपको 18 करा दी थी, है ना। अब हमारी 19 टर्म है। तो देखिए 19 जो टर्म रहेगी हमारी, ये भी मैंने आपको करा दिया, चलिए ये भी देख लीजिए आप। सोलवेंट, तो देखिए सोलवेंट हम किसको कहेंगे, सोलवेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एंटरप्राइज विच इज इन द पोजिशन टू पे इट्स डेट, विच इज इन द पोजिशन, किस पोजिशन में है वो, टू पे इट्स डेट्स, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज इन द पोजिशन, ये ऊपर ही लिखना था वैसे, मुझे पहले ये लिख लेना आप, ठीक है, ये लिख लेना यहाँ नीचे। सॉल्वेंट मीन्स एक ऐसा पर्सन या ऐसी एंटरप्राइज विच इज इन द पोजीशन, वो किस पोजीशन में है, टू पे इट्स डेट, कि भाई वो जो उसके डेट है ना उसकी पेमेंट कर लेगी, उसने जो भी लोन वगैरह ले रखे हैं, जो भी उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसकी पेमेंट कर देगी। तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सोलवेंट। और इसी के साथ ही हमारा, इसी के साथ ही कर लीजिए इनसोल्वेंट। इनसोल्वेंट किसको कहेंगे, इसका उल्टा, ठीक है। इसका उल्टा हमारा बेसिकली क्या है कि भाई
एक ऐसा पर्सन या ऐसी एंटरप्राइज विच इज नॉट टू पे इट्स डेट, जो पे नहीं कर सकती, ठीक है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है, वो नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, वो इस पोजीशन में नहीं है। किस पोजीशन में कि भाई वो अपने क्या कर पाए, पे इट्स डेट, ठीक है, पे इट्स डेट्स, नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट कहेंगे। तो ये हुई आपकी टोटल 20 टर्म्स जो कि थी आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो एक बार मैं चेक कर लूँगी कि भाई आपकी और भी कोई टर्म्स तो नहीं बची हुई है, तो आप लोग भी चेक कर लेना सिलेबस है जो, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई जो अपना सिलेबस है ना उसको चेक करना। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको चेक करके बता देती हूँ। हाँ, तो देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने कर लिया है, जो आपका सिलेबस है केवीएस का। एंटिटी, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज आपका हो चुका है, एसेट भी आपका हो चुका है, और एक्सपेंसेस, रिवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन। तो गेन आप मुझे बताना, लॉस आप सभी को पता है कि भाई जो भी नुकसान होगा, परचेज ये मैंने नहीं बताया आपको, परचेज और सेल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल ही है ना। परचेज का मतलब क्या है कि भाई जो भी हम खरीदेंगे वो परचेज कहलाएगा। सेल का मतलब क्या है, बेचना। आई थिंक मुझे नहीं लगता इतना बताने की जरूरत है, ये अभी इसमें बचे हुए, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या, गुड्स हम किसको कहेंगे, जिसमें एक जो कंपनी है डील करेगी तो उसको हम गुड्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, अगर मेरा पंखे बनाने का बिजनेस है, मैं पंखे बेचती हूँ, तो यहाँ पे जो पंखा होगा, जो फैन होगा, वो उसको मैं क्या कहूँगी, गुड्स कहूँगी। हाँ, लेकिन एक दूसरी एंटरप्राइज है, दूसरी कंपनी है, वो जो पंखे खरीद के लेके गई है, उसका जो बिजनेस है वो पंखे बेचने का नहीं है, वो तो वैसे ही कि भी उसको अपने एम्प्लॉयज है उनके लिए जो पंखे उनको यूज करना है, तो वहाँ पे जो पंखे होंगे ना, उस केस में वह गुड्स नहीं कहलाएगा, वहाँ पे वो उसकी एसेट बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं फैंस में डील करती हूँ तो वो मेरे गुड्स कहलाएंगे। तो बेसिकली गुड्स का मीनिंग ये है, गुड्स भी मैंने आपको बता दिया, स्टॉक बता दिया, डेटर, क्रेडिटर। हाँ, इसी के साथ है एक आपका वाउचर। तो देखिए वाउचर भी बता देती हूँ। तो वाउचर हमारा बेसिकली क्या है, एविडेंस है कि भाई हमने, एक प्रूफ है कि हमने ये ट्रांजेक्शन की है। तो जो भी हम जो ट्रांजेक्शन है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो बेसिकली किसके बेस पर रहती है, किसके बेस पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर्स की बेस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर्स का मतलब क्या है कि भाई जैसे मैंने एक मशीनरी परचेज की है, तो जो मशीनरी है अब उसका मेरे पास बिल होना चाहिए, ठीक है, कि भाई मैंने इतने अमाउंट की मशीनरी इस डेट को यहाँ से ऐसे ऐसे परचेज की है, तो वो जो मैंने बिल लिया है ना, वही आपका बेसिकली क्या है, वाउचर है आपका, ठीक है। वो एक एविडेंस है। भी बाद में जब हम ऑडिटिंग कराते हैं तो उस टाइम भी वाउचर्स की हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, या इन केस हमारा कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हो जाए, तो एज ए एविडेंस या प्रूफ के रूप में हम कोर्ट में भी हम उसको पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो वाउचर बेसिकली हमारे क्या है, एविडेंस हम इसको बोल सकते हैं। और इसको ना मैं डिटेल में आपको बताऊंगी आगे, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं आपके टाइप्स ऑफ वाउचर्स पे, कि भी टाइप्स ऑफ, जैसे भी कंपाउंड वाउचर है, कॉम्प्लेक्स वाउचर है, तो वहाँ पे फिर और डिटेल में बता दूंगी। अभी के लिए आप याद रखना कि भी जो भी रिसिप्ट्स है, जो भी बिल है, ठीक है, जैसे हम कहीं पे भी गए, जैसे हम मॉल में ही जाते हैं सामान खरीदने, तो वहाँ पे हमें जो बिल मिलता है वो एक तरह से वाउचर का काम करते हैं, ताकि घर आके फिर मम्मी चेक कर ले कि भाई हम कितने रुपए का सामान खरीद के लेके आए हैं, भी कितना नहीं लेके आए, तो वहाँ से चेकिंग हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपका वाउचर कहलाएगा। डिस्काउंट मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट भी बता दिया और कैश डिस्काउंट भी बता दिया। तो इसी के साथ ही आपका जो ये फर्स्ट पार्ट था केवीएस का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और जो नेक्स्ट रहेगा अब हमारा रहेगा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके बिल्कुल हम आपका जो सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, वहीं से टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। आप एक बार चेक कर लेना, पीडी आपके पास सिलेबस होगा, और बार बार बोलती हूँ भी प्रिंट आउट आप निकलवा के रख लेना, फिर आपको बार बार है ना मोबाइल फोन के अंदर नहीं देखना पड़ेगा, तो प्रिंट आउट में आपको पता चल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और स्टार्टिंग में जो आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे, मीनिंग थे, वे सारे मैंने करा दिए है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम करेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमारे जो भी फंडामेंटल अकाउंटिंग हमारे अजम्पशन है, गैप है, जो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है डिफरेंट, ठीक है, तो वे सारे के सारे हम इसके अंदर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो, जो मेन वीडियो पसंद आने का मतलब क्या कि भी जो मैंने आपको कराया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कोई ना समझ में आया हो और कोई पॉइंट्स अगर आपका छूट गया हो, वैसे तो मैंने अभी चेक कर लिया साथ के साथ ही सिलेबस को भी,
तो सारी की सारी बेसिक टर्म्स मैंने उठा दी है जो आपके सिलेबस में गिवन है, ठीक है। ये 2-3 बची हुई थी, परचेज, सेल, गुड्स, ये मैं और वाउचर, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो इस तरह से टोटल जितनी भी आपकी 20-25 टर्म्स थी सारी मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी टर्म में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछे तो उनका आंसर जरूर देना कि कौन से क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे कि भी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कौन से अकाउंट में जाएगा, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, और नेट प्रॉफिट के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं। और इसी के साथ ही थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था प्रॉफिट और गेन में आपका क्या डिफरेंस है, क्योंकि गेन मैंने आपको नहीं बताया। गेन जो टर्म्स है वो आपकी गिवन है सिलेबस के अंदर, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। पहले कमेंट सेक्शन में अगर आंसर आया ना किसी का तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है उन सभी की हेल्प हो पाए, ठीक है। और अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तब जाके आपकी अच्छे से तैयारी होगी, आपका जो सिलेबस है वह कंप्लीट होगा। अगर ये सोचकर बैठे हो कि नहीं अभी तो डेट भी नहीं आई है, डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर आप अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और अभी आप लोगों के पास टाइम भी है शॉर्ट नोट्स बनाने का, तो साथ के साथ आप नोट्स बना के चलिए। जिनका आपको पता है अच्छी बात है, जिन पे डाउट रहता है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो कि भी एज ए हिंट के तौर पर ही लिख लेना। जैसे वाउचर्स, अगर किसी को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि भी वाउचर्स क्या, तो वो इतना भी लिख लेगा ना कि भी एविडेंस का काम करते हैं, तो उससे भी ना उसको जब एग्जाम आपका होगा वहां पे क्वेश्चन पेपर हाथ में होगा ना तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए शॉर्ट नोट्स बनाने की, यहाँ पे मैं बोलूंगी, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स ही आप बनाइए क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिविजन ये जो शॉर्ट नोट्स है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।